जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। उसके क्या क्या पहले स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम और कारण रहे, उसके क्या परिणाम उससे आया और क्या उसके कारण रहे, किस कारण से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1857 की क्रांति, 1857 का युद्ध क्यों हुआ और उसका क्या परिणाम रहा, what was that its result and why did it happen। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल के रूप में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हाँ, 1856 में 1848 से लेकर 1856 तक 8 साल तक लॉर्ड डलहौजी जी रहे। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग साहब आ गए। 1856 तक गवर्नर जनरलों ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण भारत पर विजय लगभग पूर्ण कर ली थी। भारत में विदेशी शासन छल बल, सैन्य बल तथा अर्थ बल पर टिका हुआ था। छल बल मतलब झूठ बोल के, फरेब बोल के और ताकत पर, और जो सेना की ताकत थी उससे, और अर्थ बल का मतलब होता है आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के दम पे, मतलब पैसे के दम पर टिका हुआ था। किंतु 1757 में 1757 में प्लासी युद्ध के समय से ही किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं, सिपाहियों व अंग्रेजों के बीच विवाद उत्पन्न होने लगे। इसके पूर्व भी समय समय पर देश के विभिन्न भागों में निम्नलिखित विद्रोह हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1857 में ही केवल मतलब क्रांति आई, उसके पहले भी थोड़ा बहुत जगह जगह पे विद्रोह हो रहे थे। वो छिटपुट थे, स्पोरेडिक थे, बट थे, वहाँ भी विद्रोह हो रहा था। जैसे सन्यासियों एवं फकीरों द्वारा धार्मिक पुनरुत्थान के लिए बंगाल का विद्रोह। सन्यासियों ने बंगाल में विद्रोह किया था, ठीक है। सिपाहियों का विदेशी शासकों एवं विदेशी प्रशासकों के विरुद्ध विद्रोह। सिपाहियों ने सेना में भी विद्रोह किया था एक बार। मध्य प्रदेश में भील, बंगाल, बिहार में संथालों, उड़ीसा में कोल, गौंड, मेघालय की खासी आदि जनजातियों का अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। लेकिन इन विद्रोहों के स्थानीय होने के कारण तथा पारंपरिक समन्वय के अभाव के कारण अंग्रेजों द्वारा आसानी से इनका दमन कर दिया गया। इनका दमन आसानी से कर दिया गया। इसके बावजूद अंग्रेजों की दमन नीति के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जारी रहा और सन 1857 ईस्वी में व्यापक रूप में विद्रोह की योजना बनाई गई। अब देखिए, अंग्रेजों का जो हमारे देश पर दमन की नीति थी, जो शोषण की व्यवस्था थी, उस शोषण की व्यवस्था से अजीज आकर के वो सारे लोग विद्रोह करने के लिए भारत के लोगों को मजबूर कर दिए। भारत के लोग जब तक सहन शक्ति थी तब तक सहते रहे। जब तक सहन शक्ति है तब तक हम लोग सहते हैं, उसके बाद हम विद्रोह करते हैं, और विद्रोह करते हैं तो बहुत भीषण विद्रोह करते हैं। 1857 की क्रांति इस बात का सबूत है। इसके बावजूद अंग्रेजों की दमन नीति के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जारी रहा और 1857 ईस्वी में व्यापक रूप से विद्रोह की योजना बनाई गई। अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार के विद्रोह को सन 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सन 1857 की क्रांति से। लंच नहीं किया हो क्या आप लोग? इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं। 1857 बस इस जन असंतोष ने उत्तर तथा मध्य भारत में ब्रिटिश राज्य को कुछ समय के लिए लगभग समाप्त कर दिया। इस विद्रोह जन असंतोष के कारण जो पूर्वी मतलब उत्तर भारत था और मध्य भारत था, मध्य भारत में मध्य प्रदेश मान लो, छत्तीसगढ़ मान लो, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, ये सारा मान लो, लगभग समाप्त कर दिया गया। सन 1857 की क्रांति के बारे में हम पढ़ते हैं। लगभग 150 वर्षों के अंग्रेज शासकों ने सभी भारतीय संस्थाओं में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक दखल दिया। हर तरीके का दखल उन लोगों ने भारत में दिया।
इससे भारत में प्रभुत्व वर्ग वालों को सीधे ठेस पहुंची। जो भारत में इसके पहले सत्ता संभालते थे या सत्ता पे उनका वर्चस्व था, उनको ठेस पहुंचने लगी। शासक और जनता के बीच संदेह का माहौल बन गया। अब तक जो लोग डिसीजन मेकिंग में थे, मतलब निर्णय लेने में थे, नीति बनाने में थे, उन सारे लोगों को अब नाराजगी होने लगी। देखिए 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या थे। पहला तो आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण कैसे? ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति भारतीय उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी। अर्थात भारत जो कि एक उपनिवेश राज्य हो गया था, इंग्लैंड जो विदेशी साम्राज्य थी, उसकी आवश्यकता अनुसार कच्चा माल, कपास, नील, ये सारा पैदा करके देता था। इस कच्चे माल से मशीनों से ज़्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर हमारे देशवासियों को ऊंचे मूल्य पर बेचते थे। मतलब हमारे यहाँ से कच्चा माल सस्ते में लेते थे, उसको मशीनों में डाल करके वो उससे फिनिश्ड गुड्स बनाते थे इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं में, और फिर उसी को महंगे दाम पे हमारे यहाँ बेचते थे। ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुआ। एक तो इससे हमारा पैसा भी जाता था जो बचा रहता था, और दूसरा हमारे यहाँ जो हाथ से लोग बनाने वाले थे, मशीनें थी नहीं, हमारे हाथ से बनाने वाले लोग थे, तो उनका एक सामान भी महीनों में बनता था, और बनता था तो उसमें लागत ज़्यादा आती थी, तो उसका महंगा वो मिलता था, तो लोग वो खरीदते नहीं थे। भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई। इससे अंग्रेजों ने इसके विकास के लिए बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज शासकों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया। इससे भारत के उद्योग की स्थिति शीघ्र क्षीण हो गई और भारतीय कारीगरों की दशा खराब होती चली गई। अकाल एवं गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था। अकाल भी आ गया था। कब आया था अकाल? कल हम लोगों ने पढ़ा था 1769-70 में। 100 साल बाद गांधी जी पैदा हुए थे, उसके अकाल के आने के 100 साल बाद। बढ़े हुए लगान वसूलने के कारण किसान भी नाराज थे, क्षुब्ध थे, अर्थात नाराज थे। सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए थे। भाई जब सेना में अंग्रेजों को भर्ती करने लगे तो भारत के जो लोग सेना में जाते थे वो नहीं जाने लगे, तो इससे विद्रोह हो गया। शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता था। उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता था। जो भारत के लोग कैपेबल थे, जो काम करने की स्थिति में थे, जो पढ़े लिखे थे, उनको भी बड़े बड़े पदों पे नहीं रखा जाता था, उनको भी छोटा पद दिया जाता था, और उनकी तुलना में अंग्रेजों को वो ऊंचे पद पे रखते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका अंग्रेज समझते थे वो लॉयल रहेगा, हमारे लिए वफादार रहेगा। अब इसके आर्थिक कारण ये सारे हो गए। राजनीतिक कारण 1857 के विद्रोह के हम समझते हैं। 1857 के विद्रोह के हम राजनीतिक कारणों को समझते हैं। अब देखिए राजनीतिक कारण क्या थे। यद्यपि भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप में अंग्रेजों के हाथ में थी, फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था। वह देश की एकता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया था। जो उस समय के मुगल बादशाह थे, उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। उन बहादुर शाह जफर के साथ भी अंग्रेजों ने बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया था। आप लोग देखिए, भारत में मुगलों का शासन था और एक तरीके से अंग्रेजी कंपनी आने के बाद ख़त्म सा हो गया था। फिर भी भारत के लोगों ने मुगल के शासकों को, राजाओं को अपना राजा माने रखा कि चलो ठीक है, ये राजा थे तो इनको माने रखते हैं। और उस मानने के सम्मान में भी ये अपमानित करते रहे अंग्रेज भी। अंग्रेज उनको अपमानित करते रहे, तो जनता के अंदर जो सम्मान का भाव इनके प्रति था उसको ठेस पहुंचती थी। तो 1835 में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया गया। 1833 में चार्टर एक्ट आया था। कौन सा चार्टर एक्ट आया था? तीसरा वाला। उसके बाद 1835 में मैकाले का अंग्रेजी शिक्षा वाला नियम आया था। लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में कमेटी बनी थी 1835 में। उसी 1835 में सिक्कों से मुगलों का नाम भी हटा लिया गया। नहीं तो सिक्कों पे जैसे भारत सरकार लिखा रहता है, तब मुगल सम्राट लिखा रहता था, राजाओं की फोटो भी छपती थी। अब 1835 में उसको भी हटा लिया गया। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत देसी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने मिलाया जाता था। कोई न कोई बहाना, जैसे किसी के यहाँ बच्चा नहीं है, आने वाली उत्तराधिकारी नहीं है, तो उत्तराधिकारी न होने के कारण उसको अपने में मिला लेते हैं इस आरोप में।
और किसी के यहाँ कोई छोटी मोटी बात हो गई तो उस पर कि तुम्हारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चल रहा है, प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे अवध को मिला लिया था 1856 में। इससे सभी देशी राज्य आतंकित हो गए, इससे सबको डर लगने लगा कि सबका मिल जाएगा इसमें, तो उसका अस्तित्व भी संकट में पड़ गया। अंग्रेजी शासन एक पक्षीय निर्णय लेता था जिससे उनके विदेशीपन एवं नीयत सुस्पष्ट हो गई। अभी तक के भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी थे जो आक्रमण किए थे, यहाँ आकर के यहाँ की मिट्टी में रच बस गए थे, यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे और यहाँ के पे ही रहने लगे। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ आते थे, लूट कर यहाँ का पैसा वहाँ भेज देते थे, तो इससे उनके मतलब नीयत पे बहुत ज़्यादा खोट समझ में आया लोगों को। इसी नीति के कारण सतारा, झांसी, कानपुर दूसरे राज्यों के कब्जे में आ गए थे। बहुत सारे राज्य इनके कब्जे में आ गए थे। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन भी बंद कर दी थी। नाना साहब को पेंशन दी जाती थी, आपको याद हो 1818 में जब पेशवाई बंद की गई तो नाना साहब को मराठा जो पेशवा थे उनको कानपुर में ला दिया गया, पेंशन दिया जाने लगा था। 40,000 या 25 लाख या 40 लाख दे रहे थे, जो भी अमाउंट था। तो नाना साहब को भी पेंशन बंद कर दी तथा अन्य राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए थे। डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद सिपाहियों को हटा दिया। अब सिपाही जो वहाँ की रेगुलर आर्मी थी वहाँ से सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया, उन्हें रोजगार नहीं दिया, उनको कोई काम नहीं मिला। अब तो इससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत का भाव हो गया। अंग्रेजों द्वारा जमीनों तथा तालुकदारों को भूमि का मालिक बनाया गया और उन्हें मनमाने लगान वसूलने की छूट दी गई, जिसके कारण किसानों में भी असंतोष छा गया। किसानों के अंदर भी असंतोष आ गया। क्यों? क्योंकि वो किसी को भी परमानेंट व्यवस्था के तहत अब जमींदार नियुक्त कर देते थे, तालुकदार, और ठेकेदार की तरह वो खूब सारा रकम वसूलता था और उसका कोई नियम कानून नहीं रह गया था। ब्रिटिश राज्य प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी करता था। भारत में जो पहले से नियम कानून बने हुए थे उनकी अनदेखी करता था। यह प्रणाली भारतीयों के लिए बड़ी खर्चीली, पेचीदगी और लंबी प्रक्रिया वाली थी, जो इनकी अंग्रेजों वाली थी। इसके अलावा भारतीय शासन में ऊंचे पद प्राप्त नहीं कर सकते थे। भारत के लोग जो थे वह शासन में ऊंचे पदों पर नहीं बैठ सकते थे, उनकी योग्यता का आदर नहीं होता था, जिससे भारतीयों के बीच अविश्वास एवं असंतोष बढ़ता गया। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए तमाम तरह के बंधन और अपमान भारतीयों के लिए असह्य हो गए। जो तमाम बंधन और तमाम प्रतिबंध भारत के लोगों पर लगाए गए थे वो भारत के लोग अब सहने से मना करने लगे। अब उनका सहन करने की क्षमता खत्म सी होने लगी। ठीक है, अब उनकी सहन करने की क्षमता खत्म सी होने लगी। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या रहे? 1857 की क्रांति के कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण रहे। अभी तक हम लोगों ने आर्थिक कारण पढ़े, फिर राजनीतिक कारण पढ़ा, अब सामाजिक और धार्मिक कारण पढ़ेंगे। कौन सा कारण पढ़ेंगे? सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से अंग्रेजों भारतीयों को तुच्छ समझते थे। अंग्रेज जो थे, भारत में शिक्षा कम थी, सामाजिक अनेकता थी, बहुत सारे हमारे यहाँ समाज के बहुत सारे नियम नीति थे और बहुत सारी कुरीतियाँ भी थी, अंधविश्वास भी थे, पिछड़ापन भी था थोड़ा बहुत। तो उन सब अंधविश्वासों, उन सब कुरीतियों की वजह से वो हमको तुच्छ समझते थे, हमको सब्सिडरी या सेकेंडरी नागरिक समझते थे, अपने आप को ज़्यादा ऊंचा समझते थे। सामान्य लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दिलाना अंग्रेजों भारतीयों को ईसाई बनाने की अंग्रेजों की चाल समझी जाने लगी। जो सामान्य लोग थे भारत में, उनको पाश्चात्य पश्चिम का शिक्षा देना, पश्चिम के जैसा बनाना, ये ईसाई बनाने की परंपरा की ओर उनका एक तरीके से पहला कदम था। जैसे कुछ लोगों को लालच दे करके कि चलो हॉस्टल में रह लो, तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मुफ्त में पढ़ाएंगे, और जब 1-2 पीढ़ी 4 पीढ़ी आ जाएगी तो उनको अपने धर्म में कन्वर्ट करा लेंगे, ईसाई बना लेंगे। तो यही अंग्रेजों की भी चाल थी कि हमारे यहाँ जैसे जातिगत बहुत सारी विसंगताएं हैं, छुआछूत था उस समय, अस्पृश्यता थी और तमाम सारी चीज़ें थी जो मतलब नहीं होनी चाहिए थी, अंधविश्वास थे। तो उन अंधविश्वासों के चलते वो अपने आप को इस तरीके से पेश कराते थे। अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई रेल और डाक व्यवस्था को भारतीयों ने धर्म के खिलाफ तथा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की चाल समझी। उन्होंने जो डाक और रेल व्यवस्था, रेल तो उन्होंने इसलिए चलवाई थी क्योंकि उनको कच्चा माल जल्दी जल्दी ढो करके मतलब समुद्र के किनारे पहुंचाना था और समुद्र के रास्ते अपने देश भेजना था, जिससे जल्दी जल्दी सारा कच्चा माल यहाँ से चला जाए, यहाँ खत्म हो जाए। और ईसाई मिशनरी हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराने लगे थे। भारत में तो कोई ईसाई था ही नहीं, तो सारे ईसाई
जो बने हैं वो सब अंग्रेजों ने उस समय कन्वर्ट कराए थे। कैसे? हिंदू लोगों को और मुसलमानों को कन्वर्ट करवाया था। खुली निंदा करने लगे और इससे हिंदू धर्म और ईसाई धर्म लोग समझ गए और वो सारे हिंदू और मुसलमान इस्लाम के लोग खुली इसकी निंदा करने लगे। ब्राह्मण तथा मौलवी पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार एवं प्रभाव के कारण अपनी पकड़ और प्रभाव को कम होने की आशंका करने लगे। जो मौलवियों की मुसलमानों पर पकड़ थी या ब्राह्मणों की पकड़ हिंदुओं पर थी वह थोड़ी कमज़ोर सी पड़ने लगी, तो लोगों को मतलब प्रचार प्रसार होने से दिक्कत आने लगी। और स्वाभाविक सी बात थी, धर्म का परिवर्तन भाई किसी की ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। सन 1850 में कंपनी ने एक कानून पास किया। 1850 में क्या पास किया? कानून। जो ईसाई हो जाएगा उसे उसके पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा, उसे हिंदुओं द्वारा अपना अपमान समझा गया। ईसाई हो जाएगा उसे अपनी पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। उन्होंने 1850 में कानून लाया कि जो हमारे धर्म में आ जाएगा उसे हम उसके बाप दादाओं की सारी जमीन जायदाद दिला देंगे। अब इससे क्या हुआ कि लोग लालच देने लगे, एक तरीके से लालच हुआ। अगर कोई कहे कि ये सारा स्कूल तुम्हारे नाम पे लिख दूंगा, तुम अगर फला धर्म में चले जाओगे, किसी और धर्म में, किसी एक, तो आदमी शहर से जाने को लगेगा कितनी सारी ज़मीन है, यहाँ स्टेडियम बना लेंगे, यहाँ बढ़िया पढ़ाएंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे, तो आदमी छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसे इसी तरीके की चालबाजी है ये तो अन्याय है ना। अब देखिए यही सब गंदे तरीके वो लोग अपनाए। दूसरा देखिए, अभी तक हमने पढ़ा आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सामाजिक और धार्मिक कारण। अब हम सैन्य कारण समझते हैं 1857 की क्रांति के। सेना ने भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। सेना के अंदर जो सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था तथा उनका वेतन एवं सुविधाएं अंग्रेजी सैनिकों से अपेक्षाकृत कम थी। अब सोचो, आप एक ही पद पे रहो, उस पद पे रखने वाले एक आदमी को अच्छी बंदूक दी जाए, आपको कम खराब दी जाएगी, तो आपको पता चलेगा ना कि खराब लगेगा। और दूसरे को खाना भी अलग जगह खिलाते थे, इनको अलग जगह खिलाते थे। भारतीयों के साथ कुछ बातें नहीं शेयर करते थे, साझा करते थे, अंग्रेजों के साथ, अपने सैनिकों के साथ करते थे। मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं देते थे, पेंशन वेंशन में भी बहुत सारी दिक्कतें करते थे। अंग्रेजों ने नई राइफलों का प्रयोग किया जिसमें लगाए जाने वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैली। ऐसी अफवाह फैली कि जो नई गन आई है, नई राइफल आई, उस राइफल में क्या था कि ऐसे दांत से उसका जो उसके अंदर गोली भरी जाती, दांत से ऐसे निकाली जाती और फिर उसके अंदर भरी जाती थी, उसका रबड़ का टैंक। तो वो उसका पिन निकालने के लिए दांत से लगाना पड़ता, तो वो पिन निकालने के बाद उसको गोली राइफल में भरी जाती। तो उस गोली में इन लोगों ने कहा कि सुअर और गाय की चर्बी है। देखिए, गाय हमारे यहाँ हिंदू धर्म में माता मानी जाती है और हमारे मुस्लिम भाइयों के यहाँ सुअर को हराम माना जाता है या खराब माना जाता है, सुअर के मांस को। तो सुअर के चर्बी, सुअर के मांस और गाय के मांस को खराब दोनों धर्मों में माना जाता था, इसलिए उन दोनों धर्मों के लोगों को नुकसान हुआ। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच गई। इस बात ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में चिंगारी का काम किया। इससे क्या था कि जो इतने दिनों का विद्रोह सारा इकट्ठा हो रहा था वो एक साथ निकल पड़ा। अब क्या हुआ कि सारे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सबसे पहले मंगल पांडे जी ने किया। अब देखिए, क्रांति की योजना बनाई गई। किसकी योजना बनाई गई? क्रांति की योजना कैसे बनी? देश में ऐसी अशांत परिस्थितियों में एक सशक्त संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह आदि ने प्रारंभ की। नाना साहब जो कि मराठा पेशवा थे, पेंशन पे आ गए थे कानपुर, इनको पेंशन इनकी बंद कर दी गई थी। तात्या टोपे इन्हीं के सबॉर्डिनेट, इन्हीं के सेनापति बन गए थे। झांसी की रानी रहने वाली थी जिनका नाम है, बनारस में पैदा हुई थी, झांसी के राजा से उनकी शादी हुई थी और वहाँ पे लक्ष्मीबाई उनका नाम था। इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। और कुंवर साहब ये जगदीशपुर से थे, ये जगदीशपुर बिहार राज्य में पड़ता है। इस आंदोलन को अखिल भारतीय नेतृत्व करने के लिए लोग बहादुर शाह जफर को चुने। बहादुर शाह जफर जो उस समय मुगल साम्राज्य के सम्राट हुआ करते थे, राजा थे। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर, अवध के नवाबों, राजाओं और जमींदारों से संपर्क किया गया। तमाम लोगों से संपर्क करके एक
नई नीति के तहत विद्रोह की योजना बनाई गई। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा उनकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम हजरत महल तथा कुंवर सिंह आदि का संगठन बनाया गया। आंदोलनकारियों द्वारा रोटी और कमल के फूल को विद्रोह का संदेश का प्रतीक बनाया गया। विद्रोह के संदेश का प्रतीक जैसे सिंबल होता है या फ्लैग होता है, वैसे ही रोटी और कमल का फूल और रोटी उसका चिन्ह बन गया। किसका? 1857 के क्रांति का चिन्ह बन गया। क्या चिन्ह बन गया था? रोटी और कमल का फूल। क्या चिन्ह बना था? संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई। क्या तिथि निश्चित की गई थी? 31 मई 1857। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 1857 की क्रांतिकारी का मानचित्र। सिपाहियों का विद्रोह मेरठ में हुआ था और रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह झांसी में हुआ था। कुंवर सिंह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ बिहार में किए थे। मंगल पांडे ने बैरकपुर में, जो कि बंगाल में था, वहां पे इन्होंने विद्रोह किया था। और नाना साहब ने विद्रोह किया था कानपुर में। और बहादुर शाह जफर दिल्ली में उस समय अपना विद्रोह लेकर बैठे थे। और देखिए बेगम हजरत महल जो थी ये लखनऊ में विद्रोह कर रही थी, और जो रानी अवंतीबाई ये थी मध्य प्रदेश में विद्रोह कर रही थी। तो ये सारा पूरा उत्तर भारत में पूरा विद्रोह एक एक करके फैला हुआ थे। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर में हुई। कहाँ हुई? बैरकपुर से हुई, मंगल पांडे जी के द्वारा। इसके बाद कई शहरों में फैली। क्रांति की प्रमुख घटनाओं में उत्तर प्रदेश का योगदान हम समझते हैं। बैरकपुर में कहां से फैली? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी कर दी गई। 19 मार्च सन 1857 को बंगाल छावनी में सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। जब कारतूस का ट्रायल लिया जा रहा था कि आओ चलो टेस्ट करते हैं कैसे ये भरा जाएगा, इसकी ड्रिल हो रही थी, तो ड्रिल के दौरान मंगल पांडे जी थे, उन्होंने कहा कि हम इस कारतूस को छुएंगे नहीं क्योंकि इसमें गाय और सुअर का मांस है, ये उसके मांस से बनी हुई है। अब विद्रोह कर दिया उन्होंने, मना कर दिया छूने से, तथा अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया, तथा अपने साथियों को भी उन्होंने कहा कि ये कोई नहीं छुएगा भाई, और किसी ने नहीं छुआ। इसके फलस्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस मना करने के जुर्म में मंगल पांडे को क्या किया गया? फांसी दे दी गई। ये कुछ ऐसा है जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि पानी पीने मत जाओ नल पे, या आप कह दो पानी पीने में फांसी मिल जाए, इस तरीके से। मेरठ में फिर देखो 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सैनिकों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। कुल 90 सैनिक थे मेरठ में, उसमें से 85, एक टुकड़ी में 90 सैनिक थे, उसमें से 85 ने कहा हम दांत नहीं लगाएंगे, अपने दांत से नहीं खोलेंगे सॉरी। इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई। इनको सजा सुना दी गई कितने साल की? 10 साल की। चलो इनको फांसी तो कम से कम नहीं दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा जेल पर धवा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। जब ये 85 को तो 10 साल की सजा दे दिए, लेकिन बाकी जब हजारों लोगों को, सैकड़ों को पता चली तो उन्होंने कहा करे हम भी तो नहीं छूने वाले, हमको भी 10 साल की कैद देंगे, इससे अच्छा है कि हम इनको पीट पाट के जो 150 लोग हैं अपना छुड़ा लेते हैं। 150 लोगों को पीट पाट दिया, अधिकारियों को मार भी दिया, और अपने लोगों को जो 85 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई थी उनको बाहर निकाल लिया जेल से, और फिर अब ये विद्रोह शुरू कर दिया। अब देखिए विद्रोह कैसे प्रारंभ हो रहा है। अब हमारे घर में इलाहाबाद, प्रयागराज हो रहा है। जून 1857 में लियाकत अली के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा दिया गया। बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से इलाहाबाद की ऐतिहासिक धरती पर बिगुल बजा। कहाँ का बजा बिगुल? 1857 की क्रांति का बजा। लेकिन जनरल नील ने इस क्रांति का दमन कर दिया। बताइए, जनरल नील ने मार मार के, पीट पीट के इस क्रांति को दबा दिया वहीं पे। फैजाबाद में 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम का फैजाबाद में नेतृत्व कौन कर रहा था? मौलवी अहमद उल्लाह ने किया। कैंपवेल ने यहाँ स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। जनरल नील ने इलाहाबाद में दबाया, लियाकत अली जो कर रहे थे वहाँ पे, और फैजाबाद में जो कि अयोध्या के नाम से जाना जा रहा है वहाँ पे मौलवी अहमद उल्लाह कर रहे थे, और वहाँ पे जनरल कैंपवेल ने दबाया उसको। अब देखिए बहराइच में राजा हरदत्त सिंह ने बहराइच में क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी बॉडी के किले से अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया, लेकिन अंततः
वीर गति को प्राप्त हो गए, उनको अभी देहावसान हो गया। राजा हरदत्त सिंह कहाँ पे कर रहे थे? बहराइच में। इसके बाद हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वहां के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुंचे। कहां पहुंचे? लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हर बार झंडा फहराते हैं। वहीं से वहां पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया। किसको भारत का शासक घोषित किया? बहादुर शाह द्वितीय, अर्थात बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह द्वितीय और बहादुर शाह जफर उन्हीं का नाम है, द्वितीय कहो या जफर कहो। लेकिन 4 माह बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। 4 माह तक अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद वहां पे अंग्रेजों पे पुनः आधिपत्य जमा लिया। बहादुर शाह द्वितीय को 1862 में रंगून यंगून में मृत्यु हो गई। उनको पकड़ करके रंगून की जेल में कैद कर दिया गया। रंगून बर्मा में था, ठीक है, बर्मा जिसे आजकल म्यांमार कहते हैं। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। म्यांमार की राजधानी न्यायपीड़ा। बहुत गजब। यह घटना मध्य भारत तथा रुहेलखंड में आग की तरह फैल गई। इसके कारण बरेली रुहेलखंड की राजधानी हुआ करता था। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, झांसी के अनेक सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। और देखिए बरेली में किस तरीके से हथियार उठे। बरेली में खान बहादुर खान ने, किसने? खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। स्वयं को क्या घोषित किया? कैंपबेल ने नेतृत्व में यहां की क्रांति को दबा दिया गया। खान बहादुर खान को भी फांसी दे दी गई। कैंपबेल ने फैजाबाद में भी अयोध्या में भी क्रांति का दमन किया था, और यहां भी उसने क्रांति का दमन किया था। कैंपबेल जो कि अहमदुल्लाह के खिलाफ वहां पे, और बरेली में भी इसने दमन कर दिया। अब देखिए कानपुर का बहुत इंटरेस्टिंग आता है। कानपुर में नाना साहब, कानपुर में पेशवा घोषित कर दिए गए। अजीमुल्लाह खान नाना साहब का सहयोगी था। अजीमुल्लाह खान को सहयोगी घोषित किया गया और नाना साहब को कानपुर का पेशवा बना दिया गया। नाना साहब ने अंग्रेज की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। सारे फौज के लोगों को, जो अंग्रेजी फौज थी, उसको वहां से खदेड़ दिया। नाना साहब ने आत्मसमर्पण करने वाले सिपाहियों को छोड़ दिया। इन अंग्रेज सिपाहियों को नाव द्वारा नाना साहब सुरक्षित इलाहाबाद में भेज रहे थे, किंतु जैसे ही वे लोग नाव पर बैठे, वैसे ही नाना साहब के आदमियों ने उन पर आक्रमण करके महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार डाला। देखिए इन अंग्रेज सिपाहियों को नाव द्वारा, जो आत्मसमर्पण किए थे, उनको नाव पर बैठा करके गंगा नदी पर के द्वारा नाना साहब सुरक्षित प्रयागराज इलाहाबाद भेज रहे थे। जैसे ही ये लोग नाव पर बैठे थे, बैठे ही वैसे ही नाना साहब की आदमियों ने उन पर आक्रमण करके महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार डाला। उन लोगों को भी मार दिया। इसके बाद अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा कर लिया और नाना साहब को नेपाल भेज दिया गया। नाना साहब को कहां भेज दिया? नेपाल। और यहां कानपुर पे किसने कब्जा किया? जनरल हैवलॉक ने। देखिए जनरल नील ने कहां पे कब्जा किया था? इलाहाबाद में। और जनरल कैंपबेल ने अयोध्या में, फैजाबाद में और बरेली में। जनरल हैवलॉक ने कहां कब्जा किया है? कानपुर में। ठीक है। नाना साहब के बाद उनके जनरल, नाना साहब के सेनापति जो तात्या टोपे थे, ने कानपुर की कमान संभाली। उसके बाद वहां पे कानपुर की कमान किसने संभाली? तात्या टोपे ने। किंतु उनके आदमियों ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। ये जंगल में अपना कैंप लगाए हुए थे, वहीं पे किसी ने मुखबिरी कर दी, किसी ने सूचना दे दी कि यहीं पे हैं, और आइए अंग्रेज के लोग आए और इनको पकड़ ले गए। लखनऊ, अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली थी। वाजिद अली शाह की बेगम कौन थी? हजरत महल थी। हजरत महल ने यहाँ का संभाला था क्रांति का बागडोर। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी का घेराव कर लिया। रेजिडेंसी आपको याद है कौन है? जो सहायक संधि में विलय करता था, उसमें अंग्रेज की एक टुकड़ी उसके राजमहल में आ जाती थी और वही उसका शासन व्यवस्था देखती थी, उसी सुरक्षा व्यवस्था देखती थी। उसी टुकड़ी को रेजिडेंसी कहा जाता था। और उस टुकड़ी का इन लोगों ने घेराव कर लिया। अंत में अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य हो गया। बाद में बेगम हजरत महल नेपाल चली गई, वहां से नेपाल भाग गई है। और आजमगढ़ में क्या हुआ? देखिए कहां पे? आजमगढ़ में। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। किसने किया?
अतरौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मीलमैन और डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित किया। मीलमैन और डेंस की दोनों की सेना आपस में मिलकर लड़ रही थी बाबू कुंवर सिंह से, फिर भी बाबू कुंवर सिंह ने पराजित कर दिया। युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। लड़ते लड़ते ये भी 1858 में अप्रैल 26 को वीरगति को प्राप्त हुए। अब देखिए विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने यहाँ पे स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति का बिगुल फूका गया था उसको बंद कर दिया, बुझा दिया। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर ह्यूरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। झांसी पे कौन युद्ध किसने क्रांति की थी? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वहां पे विद्रोह का मोर्चा संभाला हुआ था, लेकिन वहां पे एक सैनिक आया, उस सेनापति का नाम था सर ह्यूरोज। उसने इनको हरा करके वहां पे अपनी सत्ता स्थापित कर दी। कालपी में रानी तात्या टोपे से मिल गई। उन्होंने एक साथ ग्वालियर पर सिंधिया पर आक्रमण करके किले पर एक अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में सर ह्यूरोज ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। रानी बहादुरी से लड़ती हुई मारी गई। रानी बहादुरी से लड़ रही थी, बहुत बहादुरी के साथ, साहस के साथ लड़ रही थी। और इवन जब जो सर ह्यूरोज ने अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में उसने लिखा है कि पूरे 1857 की क्रांतिकारी में, देखिए बताते समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 1857 की क्रांति के दौरान, पूरे 1857 की क्रांति के दौरान अगर कोई भारतीय योद्धाओं में महान योद्धा, कोई एक योद्धा है बड़ा, तो वो रानी लक्ष्मीबाई हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं। इसी प्रकार रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया, परंतु अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। इस प्रकार एक महान संघर्ष 1857 ईस्वी में आरंभ हुआ, परंतु 1858 ईस्वी में इसका अंग्रेजों ने बलपूर्वक दमन कर दिया। 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई? हम लोगों की असफलता के कारण क्या रहे? काफी हद तक तो इसने बहुत सारा काम किया, लेकिन इसकी असफलता के कारणों पर हमें चर्चा जरूर करनी चाहिए। यद्यपि भारतीयों ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी, फिर भी उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली। जैसी सफलता वो चाहते थे वैसी सफलता नहीं मिली उनको, और ऐसी सफलता न मिलने के पीछे के कारणों को हमें जानना जरूरी है। इस संग्राम की असफलता का मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय का अभाव होना था। भारतीयों में समन्वय का अभाव होना था। क्या था? भारतीयों में समन्वय का अभाव था, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। बहुत सारे भारत के राजाओं ने अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी असफलता का प्रमुख कारण था। जो भारत के प्रमुख रियासतों वाले राजा थे, उन लोगों ने भारत के क्रांतिकारी सैनिकों का साथ नहीं दिया, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। यदि इंदौर, ग्वालियर, हैदराबाद के नरेश राजा लोग क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद स्थिति कुछ और हो जाती, लेकिन इंदौर, ग्वालियर, हैदराबाद और ये सारे राजा मिलकर के अंग्रेजों के साथ मिलकर उन लोगों को पकड़वाने में, उन लोगों का दमन करने में लगे रहे। क्रांति में योग्य और कुशल नेतृत्व का अभाव रहा। दरअसल क्रांति में जो कुछ लोग योग्य थे, कुछ लोग ज़्यादा योग्य लोग नहीं थे। मतलब उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो हमारे यहाँ योग्य थे लेकिन उस क्रांति के हिस्सा में नहीं थे। और कुशल नेतृत्व, बूढ़े हो गए थे बहादुर शाह जफर जी, 70 साल के, उन पे कुछ होना जाना था नहीं, लेकिन उनको राजा बनाया गया था सिंबॉलिकली। बहादुर शाह विद्रोह के समय लगभग 80 वर्ष के थे। बताइए, 80 वर्ष के थे। अब 80 वर्ष के बुजुर्ग आदमी से कहाँ बगावत हो पाएगी? वो तो अपना पैर हाथ से चल फिर पाए, यही बहुत बड़ी बात है। प्रत्येक क्रांतिकारी नेताओं ने अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया, इसलिए जगह जगह पे जो जैसा मन में आया जिसके, उसने वो वैसा किया। जैसे आप लोग, आपके मन में जो जैसा आ रहा है वैसे कर रहे हो ना, वैसे ही उन लोगों ने भी किया जिसके मन में जो जैसा आया। इसीलिए वो जीवन में क्रांतिकारी वो असफल बेचारे हो गए। कोई एक सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन नहीं था। हाँ, अंग्रेजों ने सिख फौज की मदद से 1857 की क्रांति को दबा दिया। सिख फौज की भी मदद ली अंग्रेजों ने। भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे।
हथियार, हम लोग लाठी डंडा से लड़ने के लिए गए थे, उनके पास तो सीधे बंदूक थी। हम लाठी लेकर के 4 लाठी मारेंगे तो भी नहीं मरेगा, वो बंदूक से एक बार मार देंगे तो आदमी खत्म हो जाता था। तो हथियार हमारे पास नहीं थे। अंग्रेजी सेना ने नई राइफल का प्रयोग अच्छे ढंग से किया, जबकि भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद की कमी थी। हमारे पास गोला बारूद की कमी थी। अब देखिए 1857 की क्रांति तक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ फैला हुआ था। 1857 की क्रांति तक उनका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था, ये पूरे भारत में देखिए कितना दूर तक उनका विस्तार फैला हुआ था। अब देखिए 1857 की क्रांति के परिणाम। 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष की महत्वपूर्ण घटना थी। उसे पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इसने एक युग का अंत कर दिया और नवीन युग के बीज बोए। इसने भारत में राष्ट्रवाद का बीज बोया और यह भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम से कहलाया। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। इसके बाद इन लोगों ने हमारे यहाँ विस्तारवादी नीतियों को बंद कर दिया और अधिक से अधिक वो आर्थिक रूप से हमें कंगाल करने में लग गए। सन 57 के विद्रोह का यद्यपि पूर्णतया दमन हो गया, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। 1857 की क्रांति जो थी उसने अंग्रेजों की सत्ता को हिला के तो रखा, लेकिन भारत के क्रांतिकारियों ने इतना साहसपूर्वक विद्रोह किया कि 1857 की क्रांति अभी भी वो लोग याद रखते थे और उससे उनके सत्ता के तरीकों में, शासन करने के तरीकों में बहुत सारे बदलाव आए। दोबारा सन 57 जैसी घटना न हो तथा ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी में अपना घोषणा पत्र भेजा और घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया। महारानी विक्टोरिया ने कब अपना घोषणा पत्र भेजा था? 1858 में। और यह लॉर्ड कैनिंग के दौरान, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और वो आखिरी गवर्नर जनरल हुए जब महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र भेजा। उन्होंने कहा अब कंपनी का शासन समाप्त होता है, अब हमारा शासन स्टार्ट होगा, रानी का शासन स्टार्ट होगा, महारानी विक्टोरिया का शासन स्टार्ट होगा। उसके बाद से गवर्नर जनरल के पद को वायसराय नाम दे दिया गया। तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो गए, आखिरी गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग हुए और पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग हो गए। 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इस घोषणा से दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया और अंग्रेज ब्रिटिश सरकार सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई। अब सीधे सीधे जिम्मेदारी किसकी हो गई? ब्रिटिश सरकार की हो गई। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। इस क्रांति ने भारत के लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना का संचार किया। हम जो भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, ये तमाम चीज़ें भारत में राष्ट्र भावना के हिसाब से बोलते हैं या राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर बोलते हैं। इसकी शुरुआत, इसका बीज 1857 की क्रांति ने बोया। हमें असफलता हो सकता है मिल गई हो, लेकिन कभी भी असफलता ही परमानेंट नहीं होती। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। सफलता तक पहुंचने के लिए आपको असफलता से दो चार होना ही पड़ेगा। इसलिए असफलता से कभी नहीं घबराया करो। जब भी जीवन में असफलता आए तो उससे सीखो। असफल क्यों हुए? हम 1857 की क्रांति में असफल इसलिए हुए क्योंकि हमारे पास अच्छे हथियार नहीं थे, हमारे पास अच्छे सैनिक नहीं थे, हमारे पास कुशल नेतृत्व नहीं था। सैनिक अच्छे नहीं थे, हथियार अच्छे नहीं थे, हमारे पास नेतृत्व अच्छी नहीं थी और हमारे पास धन नहीं था। हमारे पास लड़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी आ गई थी कहीं न कहीं। ये सारी चीज़ें हमें अपने अंदर मजबूत करना हो। जिनके टेस्ट में नंबर कम आते हैं वो अपने नंबर उस प्रश्न पत्र को लेकर कभी विचार करते हैं, कभी सोचते हैं कि हमारे कौन कौन से सवाल गलत हुए। वो जीवन में कभी सवाल नहीं गलत होने चाहिए, ऐसा सोचो, तब आपका आगे का कल्याण होगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बार जो सवाल हो जाए वो दोबारा जीवन में कहीं गलत ना हो। उन्होंने अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया। जो 1857 की क्रांति थी उसके 90 साल बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन 90 साल लग गए। संघर्ष हमारा जारी रहा। हमारे संघर्ष के तरीके बदल गए, लेकिन हमने संघर्ष से आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जीते। हम अपने मातृभूमि को अंग्रेजों की बेड़ियों से छुटकारा दिलाए। और 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनीतिक आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में
किसी विदेशी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया था। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया था। महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र 1857 की क्रांति के बाद था, जिसमें उन्होंने घोषणा करी कि अब कंपनी का शासन समाप्त होता है, अब हमारे देश पर, भारत पर अर्थात महारानी विक्टोरिया का शासन, अंग्रेजी हुकूमत चलेगी, ब्रिटिश सरकार की सीधे उत्तरदायित्व हो जाएगा। वह घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को कहाँ पढ़ा गया? हमारे घर के बगल में जो पार्क है उस पार्क का नाम है मिंटो पार्क। उस मिंटो पार्क में पढ़ा गया। कहाँ पढ़ा गया? मिंटो पार्क, हमारे घर के जो बगल में है। अब शब्दावली देख लीजिए। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। जो एडॉप्टेड सन होता है, एडॉप्टेड हेयर, उत्तराधिकारी, पुत्र या पुत्री कोई भी। कच्चा माल का मतलब होता है प्राकृतिक खेतों या भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाली वस्तुएं कच्चा माल कहलाती हैं। कारखाने में या यंत्र द्वारा जब उनका परिवर्तन हो जाता है वह तैयार या निर्मित माल कहलाती हैं। कौन सी माल कहलाती हैं? तब निर्मित या तैयार माल कहलाती हैं। इसी के साथ आप लोग के साथ 1857 की क्रांति का यह सफ़र आज यहीं समाप्त होता है। 1857 की क्रांति को आप ध्यान से पढ़िए, तैयार कीजिए, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।